अच्छा तो बच्चों अब कहानी ये है कि हमने जो है ना रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के तीसरे रिएक्शन को जो है ना वो हमने यहाँ से आगे डिस्कस करना है, सही है। इससे पहले जो है वो हम दो रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, सही है। फिजन और फ्यूजन, और उससे पहले हम जनरल पार्टिकल फिजिक्स के भी हम थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं, राइट। सो अब यहाँ से जो है हमारी कहानी जो चलेगी वो रेडियो एक्टिव डिके पे चलेगी, सही है। या रेडियो एक्टिव डिके बेसिकली थर्ड रिएक्शन है जो कि आपका रेडियो एक्टिविटी पे होने वाला है। अच्छा जनाब, चलो। सो रेडियो एक्टिव डिके, ओके। बच्चों ये याद रखना कि जो तुम्हारे पास अभी तक जो तुमने जितनी भी चीजें पढ़ी है, सही है, ये सारी चीजों का वेटेज पेपर के हिसाब में पेपर में कम होगा, ओके। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिव डिके तुम पढ़ रहे हो ना, ये पेपर में थोड़ा सा इसका वेटेज ज्यादा है, तुम इसको कह लो थोड़ी सी इसकी वैल्यू ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ओके। तो इसको जो है ना तुम्हें थोड़ा सा अच्छा सा ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। अच्छा जी, चले। अब जरा हम इसको ना रेडियो एक्टिव डिके को जरा स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास ये रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और किस तरह से काम करती है। सही है। तो अम आ जाओ। हमारे पास जो है ना रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिविटी हम कहते हैं कि डिसइंटीग्रेशन या फिर ब्रेकिंग डाउन ऑफ हैवी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनटू lighter and stable न्यूक्लियाइस। सही हो गया। ये हमारे पास जो है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिव डिके का, राइट। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन से कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ी सी गंदी गंदा सा खतरनाक सा वर्ड है, लेकिन जो है ना ये तुम्हारे पास इसका मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, सही है। अच्छा, अगर तुम इसकी डेफिनेशन को पढ़ो और तुम ऊपर जाओ, अगर तुम फिजन की डेफिनेशन पढ़ो तकरीबन तुम्हें एक ही जैसी लगेगी। हमने कहा कि भाई व्हेन a heavy unstable nucleus break into two lighter unstable nuclei, सही है, तकरीबन तुम्हें एक ही जैसी लग रही। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो रेडियो एक्टिव होना चाहिए, ऑल्दो वहां पे भी जो अनस्टेबिलिटी है वो रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जब हो जाती है तो फिर अनस्टेबिलिटी आ जाती है, सही है। प्लस वहां पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी निकलती है, राइट। यहाँ पे जो है हमारे पास एनर्जी के साथ यहाँ पे हमारे पास रेडिएशन निकलती है, राइट। स्टेबल न्यूक्लियर बाय प्रोड्यूसिंग रेडिएशन, ओके। ये हमारे पास जो है अब वो कहानी है रेडियो एक्टिव डिके की, राइट। सही हो गया। अच्छा जी, चलो अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको ऐसा ऐसा एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। देखो थोड़ा सा ना रेडियो एक्टिव डिके तुम्हें लगेगा कि फिजन फिजन जैसा है, राइट। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जो खुद ही बखुद होता है, अपने आप में होता है, राइट। रेडियो एक्टिव जो फिजन, सॉरी, जो फिजन है वो हम खुद उसको जो है ना ट्रिगर करते हैं, राइट। लेकिन जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके है हम उसमें हमारी कोई काम नहीं है, सही है, वो खुद ही बखुद जो है ना वो रेडियो एक्टिव डिके खुद ही बखुद होता है, राइट।
अच्छा जनाब चलो आ जाए। सो अब सबसे पहले जो है ना, वो हमने बात की कि भाई हमारे पास हैवी और अनस्टेबल न्यूक्लियाई की, सही है। सो हमने हैवी और अनस्टेबल न्यूक्लियाई, सही है। हम इनको ना यूजुअली कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, सही है। पेरेंट न्यूक्लियस, ओके। और ये जो हमारे पास जो लाइटर और स्टेबल न्यूक्लियाइज है ना, स्टेबल न्यूक्लियाइज, सही है। इनको जो है ना वो हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाइड, राइट। इनको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, राइट। तो जो ब्रेक होके फॉर्म हो रहा होगा, तो वो जो है ना वो डॉटर होगा, और जो चीज ब्रेक हो रही होगी वो पेरेंट होगी, राइट। अच्छा जनाब चलो ये बात हो गई। अच्छा, इमिटिंग सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के ऊपर जो है वो मैंने इसको जो है ना आके थोड़ा सा डिटेल में बात करनी है, सही है। लेकिन अगर तुम इसको मतलब इसी चीज को मैं थोड़ा सा जो है ना इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि मेरे पास जो है ना एक रेडियो एक्टिव, या तुम इसको पेरेंट न्यूक्लियस कह लो, सही है। और ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होके जो बनेगा वो बनेगा डॉटर न्यूक्लियाई, सही है। तुम्हारा एक सवाल हो सकता है कि क्या ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है, क्या ये डॉटर न्यूक्लियाई भी रेडियो एक्टिव हो सकता है क्या या नहीं? तो इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी है, ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता, और आप इसको डिटरमिन नहीं कर सकते हो जनरल वे में। मतलब आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज टूट रही है और जो बनने वाली है वो किस तरह से बन रही है, राइट। और अभी हमें इसकी टेंशन भी नहीं लेनी है कि बनने वाला क्या हो सकता है, राइट। सो इट कैन बी स्टेबल और इट कैन बी रेडियो एक्टिव, राइट, दोनों पॉसिबिलिटी है, राइट। यानी जो यहाँ पे हमारे पास नॉन रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, सही है। या फिर रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, सही। अगर मैं थोड़ा सा टेपिंग करना चाहूँ, सही है। अरे यार, सही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई ये रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, ओके। रेडियो एक्टिव डॉटर न्यूक्लियाई जो होगा वो रेडियो एक्टिव भी हो सकता है और नॉन रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, ओके। बच्चों ये बात समझ में आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस जरा हाँ ना बोलो प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है यस सर। सर। सही है। खदिया क्या कह रही हो? मैं कह रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, सही। अच्छा, और साथ में हमारे पास, इसके साथ में हमारे पास निकलेगी रेडिएशन, राइट। सही हो गया। तो ये हमारे पास जो ना एक जो रेडियो एक्टिव डिके होगा वो आपको जो है इस तरह से दिखा करेगा, सही है। तो अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई ये हमारे पास है अनस्टेबल, सही है। अनस्टेबल न्यूक्लियस, और ये जो डॉटर बन रहा है सम टाइम स्टेबल होता है सम टाइम अनस्टेबल होता है। अगर तो रेडियो एक्टिव है तो ऑब्वियसली बात अनस्टेबल, और अगर रेडियो एक्टिव नहीं है तो स्टेबल होगा, राइट। तुम सोच रहे होगे कि भाई अगर रेडियो एक्टिव बन रहा है तो फिर दोबारा से वो डिके हो जाएगा, तो यस वो दोबारा से भी डिके हो जाएगा। बट हमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, हमें हमें बहुत ज्यादा सिंपल रखनी है चीजें, ओके। हमें बहुत ज्यादा चीजें सिंपल रखनी है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ रेडियो एक्टिव हो सकता है क्योंकि कभी कभार जो है ना वो इस तरह से एक आधे नंबर में पूछ लेता है इस स्टेटमेंट के तौर पे, राइट। तो आपको ना वहां पे ये चीज आनी चाहिए, और वो किस तरह से पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा, सही। तो बस अभी सिर्फ इसको याद रखना कि ये जो है नॉन रेडियो एक्टिव भी हो सकता है या ये रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, राइट। और अगर तो रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉन रेडियो एक्टिव है, तो ये यानी अगर ये वाली कंडीशन है तो इसके अंदर फिर ये स्टेबल होगा, स्टेबल न्यूक्लियस, सही। अच्छा जनाब, तो ये तो हमारे पास हो गई एक बात। अब
अच्छा, डेफिनेशन जो है ना तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछेगा कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, ओके। सो मैंने सिर्फ लिखवा दी है ताकि मैं उसको ना रिलेट कर पाऊँ, सही, क्योंकि हम जब भी किसी भी चीज़ को डिफाइन कर देते हैं ना तो वो चीज़ जहन में उसको याद रखना आसानी से हो जाता है, राइट। अगर मैं डिफाइन नहीं करूँ, एम ही बता दूँ, तो तुम्हें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सही। अच्छा, रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है ना, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन ये इक्वेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये अभी मैंने वर्ड इक्वेशन लिखवाई है, इन्हीं इसी की तरह की ना मैंने अभी कुछ इक्वेशन आगे लिखवानी है, इसको हम न्यूक्लियाइड इक्वेशन कहते हैं, सही है। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म है न्यूक्लियाइड इक्वेशन की, सही है। न्यूक्लियाइड इक्वेशन ये मैंने बनानी सिखानी है कि किस तरह से बनती है, बहुत आसान है, बहुत बच्चों वाली है, सही। एक दफा तुम्हें सिखा दूंगा, तुम लोग की सारी जिंदगी याद रह जाएगी, सही। अच्छा, अब हमारे पास जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, एक तो इसके अंदर ये कि बहुत लंबा चलता है, ये सही है। मतलब इसकी कोई टाइम रेंज नहीं होती, सही है। मतलब जैसे फिजन या फ्यूजन आपने पढ़ा, सही है। तो फिजन या फ्यूजन डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, राइट। लेकिन रेडियो एक्टिविटी एक अलग ही उसकी जो है ना हिसाब किताब होता है रेडियो एक्टिविटी का या रेडियो एक्टिव डिके का, सही। अच्छा, ये याद रखना कि जो हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं ना, हम इसको रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं, हम इसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं, हम इसको रेडियो एक्टिव डिके भी कह सकते हैं। सारे वर्ड जो है वो एक ही चीज को रेफर कर रहे होते हैं, ओके। आपके सिलेबस में ऑल दो रेडियो एक्टिविटी का वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल हुआ करेगा। अच्छा जनाब, अच्छा चलो आगे लेके चलते हैं तुम्हें, थोड़ा सा आगे अगर हम लेके चलें तो हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं ना, खासतौर पे ये जो रेडियो एक्टिव डिके है, सिर्फ ये इसकी ना एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि रेडियो एक्टिव डिकेज और रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर, ओके। अच्छा जी, क्या मतलब होता है इसका? रैंडम क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? इंग्लिश वाला रैंडम नहीं है और ना ही इंग्लिश वाला स्पॉन्टेनियस है, राइट। रैंडम इंग्लिश वाला रैंडम का मतलब एम ही, सही है वो। स्पॉन्टेनियस का मतलब है फॉरन, इस तरह का कोई होता है। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, राइट। रैंडम रेडियो एक्टिविटी के अंदर जब हम रैंडम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रैंडम, तो रैंडम जो है वो हमें ये बताता है कि जो भी रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, यानी रेडियो एक्टिव डिके की नेचर होती है कि वो रैंडम रैंडम होता है। रैंडम से मतलब ये है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो ब्रेक कब होगा, राइट। पहले मैं इसकी कहानी लिखता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले तो लिख लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, सही। सो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट व्हेन व्हेन द रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटोप का और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, ओके। रेडियो एक्टिव एलिमेंट गोइंग टू डिके टू डिके, सही, एक बात, सही। ये बात मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ये भी पहले लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूँ, सही। दूसरी चीज हमारे पास है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, सही। अच्छा जनाब, स्पॉन्टेनियस हम कहते हैं कि इट इज, अच्छा, इट इज दोनों केसेस के अंदर आपको ये रेफर करे कि इट इज से मतलब है रेडियो एक्टिव डिके, ओके। सो इट इज से मतलब तुम ये मत समझना कि रैंडम, इट इज रैंडम मत समझना, रैंडम नहीं है। यानी रेडियो एक्टिव डिके इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, ओके। एंड इट इज independent from
एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। अच्छा जनाब, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अच्छा जी, एक्सटर्नल फैक्टर में हम कहते हैं कि भाई जैसे कि हमारे पास है टेम्परेचर, सही है, हमारे पास है प्रेशर, सही है, हमारे पास है ह्यूमिडिटी, सही है, हमारे पास है बैकग्राउंड रेडिएशन, हमारे पास कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, सही, ये कुछ चीज़ है। सही है, तुमसे अभी सिर्फ नोट डाउन करो, अभी मैं कुछ भी समझा नहीं रहा हूँ, अभी मैं समझाऊंगा। अच्छा जी, चलो, अगर लिख लिया अब आ जाओ समझते हैं। देखो, कहानी ये है कि लेट्स अज्यूम दैट मेरे पास जो है ना एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, सही, मैंने तुम्हें ना यहाँ पे, मैं तुम्हें एक रेडियो एक्टिव सोर्स ले देता हूँ। थोड़ा सा अगर हम कलर स्ट्रॉन्ग करें, ये ले लेते हैं, सही है। सो लेट्स से कि ये मेरे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो गया, सही है, चलो, सही है, सही हो गया। ये मेरे पास जो है ना एक एक सॉर्ट ऑफ, मैंने देखो रेडियो एक्टिव मटेरियल जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, ओके। तो ये समझ लो कि मैंने जो है ना अर्थ को, मतलब इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके निकाला है, ओके। अच्छा जी, तो ये इस तरह से जो है ना इसके अंदर ये सारे जो है आपके पास, मतलब ये और की फॉर्म में पूरे निकलेंगे, और इसके अंदर जो है ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होगा और इसके अंदर नॉर्मल चीज़ें भी होंगी, सही है। हम अभी जो पढ़ा कर रहे हैं वो हम सिर्फ जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में देख रहे हैं कि भाई इसकी हम प्रॉपर्टी समझने लगे हैं, सही है। अच्छा जी, चलो, अब देखो कहानी है, कहानी समझो, कहानी है कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम यूरेनियम मान लेते हैं, यूरेनियम मान लेते हैं, ओके। तो अगर मैंने आपको ये दे रखा है, सही है, सो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो स्टार्ट कब होगा, सही हो गया। अगर मान लो कि ये जो है ना ये आपके पास जो है वो एलिमेंट एक्स है, सही है, रेडियो एक्टिव और आप कह लो, सही है। अच्छा, अब अगर मुझे ये देखना है कि भाई इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव डिके है वो किस पॉइंट पे स्टार्ट होगा, तो आप नहीं बता सकते, सही है। आपको ये नहीं पता कि 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा, 2 दिन बाद स्टार्ट होगा, 10 साल बाद स्टार्ट होगा, ये क्या सीन है, सही। आपको ये नहीं पता, सही। तो इस चीज को हम कहते हैं रैंडमनेस, ओके। रैंडमनेस क्या होती है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन द रेडियोएक्टिव आइसोटोप गोइंग टू डिके, सही, हम ये नहीं बता सकते ये कब होने वाला है, सही हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमारे पास जो है ये स्पॉन्टेनियस नेचर होती है इसकी, स्पॉन्टेनियस नेचर मतलब कि इसने जब ना डिके होना होगा ये हो जाएगा, इसको किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर क्या चल रहा है, सही है। मतलब तुमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि भाई तुम्हारे पास अगर तुम हीट सप्लाई करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा, सही, इसी तरह से तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा, सही, इसी तरीके से जो है तुम कैटलिस्ट ऐड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, सही है, तुम जो है ना उसको ब्रेक डाउन करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, सही है, ये सारी चीजें तुम पढ़ देते। और फिर इसी तरह से अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसमें इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है आगे पीछे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम टेम्परेचर बढ़ा के देखोगे तुम्हें कोई फर्क नहीं मिलेगा, राइट। उससे जब स्टार्ट होना है ये बिल्कुल ना नेसी की तरह है, समझ लो, सही है, मतलब वो होता है कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, बिल्कुल नेसी से तुम उसको चप्पल फेंक फेंक के भी मारो लेकिन वो बोलता है नहीं भाई मैं तो नहीं जा रहा, सही है, ये उस तरह का है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। ये तभी होगा कि जब इसने होना होगा, राइट, ये एक्सटर्नल फैक्टर से इंडिपेंडेंट है, ये आपके पास हो गया स्पॉन्टेनियस, राइट। ये बात समझ में आती है बच्चों, ये बात समझ में आती है, एनी प्रॉब्लम, समझ में आती है, परफेक्ट। अच्छा जनाब, चलो, अगर तो ये बात समझ में आ गई तो अब हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, सही है।
हमने ये चीज तो समझ ली कि भाई ब्रेक डाउन चीजें, हमने पहले तो ये चीज समझ ली कि भाई रेडियो एक्टिव की जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी, दो कैरेक्टरिस्टिक, हमने ये दो कैरेक्टरिस्टिक देख ली, सही है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि भाई ये जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, ये डिके हो कैसे रहा है। ऑल्दो हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ सकते, क्योंकि ओ लेवल्स का जो है ना, ओ लेवल्स के लेवल पे आप इसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हो क्यों क्यों हो रहा है, डिके क्यों स्टार्ट क्यों हो रहा है, राइट। तो इसलिए हमारा अभी इससे कोई कंसर्न नहीं है, सही है। लेकिन हमारे पास जो एक चीज बच रही है, वो एक चीज ये है कि हमारे पास जो है ना, ये जो रेडिएशन आ रही है ना, हम इस पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं, राइट। रेडिएशन, हम रेडिएशन को जो है ना समझ सकते हैं कि भाई इसके अंदर जब रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, तो उसके अंदर जो है ना, जो रेडिएशन निकल रही है, उनको हम बस समझ सकते हैं कि भाई ये हमारे पास किस तरह की है, राइट। और इनके बारे में हम सारा का सारा जो काम हम करेंगे, वो अब इनके बारे में करने वाले हैं, सही है। आज यहाँ से हमारी जो कहानी स्टार्ट होंगी, वो हमारे पास है रेडिएशन, सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास रेडिएशन होंगी ना, रेडिएशन, वो हमारे पास होंगी दो टाइप की, सही। एक रेडिएशन होंगी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, सही है। सही, यानी पार्टिकल्स एमिट हो रहे होंगे, सही है। और एक रेडिएशन होंगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही हो गया, सही। यानी रेडिएशन ये तो पार्टिकल की फॉर्म में होगी, या रेडिएशन एनर्जी की फॉर्म में होगी, ये दो हमारे पास जो है ना रेडिएशन की टाइप है, सही है। अच्छा जनाब, अब रेडिएशन जो भी हमारे पास होगी, चाहे वो पार्टिकल की रेडिएशन हो, अच्छा पार्टिकल भी हमारे पास फिर दो टाइप के पार्टिकल हैं, सही है। ये हमारे पास आएगा, ये तो अल्फा, अल्फा डिके, अल्फा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, सही। अल्फा रेडिएशन इमिट होगी, सही है। ये तुम कह सकते हो कि अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, सही है। ये तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अल्फा डिके होगा, अल्फा डिके, सही। ये तुम तीनों तीनों नाम कह सकते हो, ओके। और जो दूसरी चीज हमारे पास होगी, वो हमारे पास होगी बीटा डिके, सही। तुम लोग ने नाम सुने हैं इसके, कि अल्फा डिके क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है, एनीबडी? यस, कुछ आना तो बोलो यार। नहीं सर। नहीं सुने हैं? अबे ऐसा मत बोलो यार, अल्फा डिके और बीटा डिके, सुने हुए हैं। है ना? सुने हुए, चलो। चलो कोई बात नहीं, नहीं सुनेगा तभी पता चल जाएगा। बीटा डिके और बीटा डिके, सही। हमारे पास जो रेडिएशन होंगी, वो अगर तो पार्टिकल है तो अल्फा या बीटा में से कोई एक होंगी। और अगर एनर्जी है तो हम उसको कहेंगे गामा रेडिएशन, सही है। गामा का नाम तुमने पहले सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, राइट। गामा रेडिएशन, ओके। अच्छा, देखो ये भी याद रखना कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसके अंदर से सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकले, ये भी पॉसिबल है। अल्फा बीटा दोनों निकले, ये भी पॉसिबल है। अल्फा बीटा गामा निकले, तीनों पॉसिबल है, ओके। लेकिन हम अगेन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि पार्टिकल के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा निकलेगा या गामा निकलेगा, वन एट अ टाइम, ओके। हम सिंपल से कॉन्सेप्ट या सिंपल से सिनेरियो को देखेंगे, राइट बच्चों, क्लियर? हमारे पास जो है रेडिएशन, जो है वो रेडिएशन का ये कॉन्सेप्ट है कि रेडिएशन हमारे पास तीन टाइप की होने वाली है। अल्फा रेडिएशन, या अल्फा पार्टिकल, या अल्फा डिके, बीटा डिके, या गामा डिके, या गामा रेडिएशन, आप कह लो, सही है। अच्छा, ये तीन चीजें हो गई, सही है। फिर उसके बाद अच्छा, इनकी ना प्रॉपर्टीज हैं और इनकी अलग अलग कहानी है, सही है। तो उनको भी मैं जो हूँ जरा डिटेल में बात करते हैं, बल्कि डिटेल ले आते हैं इनकी, सही। आ जाओ, इनकी डिटेल लेके आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ना इधर करता हूँ, ताकि बेसिकली अल्फा और बीटा और गामा रेडिएशन जो है, ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज बस आपको याद होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ताकि जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो, सही। अब अल्फा, अच्छा जी, मुझे जरा जो है ना लाइनें खींचनी है, ब्लैक, और ये आ गई, सही है।
परफेक्ट, सही। चलो आ जाओ, अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो अब हमने बेसिकली ये देखना है कि क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, सही है, ये सब चीजें हमने बेसिकली इसके बारे में बात करनी है, सही है। अब देखें, सो अब हमारे पास जो है, जो अल्फा पार्टिकल है, सही है, वो बेसिकली हमारे पास होता है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, सही। अल्फा पार्टिकल को आप इस तरह से शो करोगे, उप्स, सही है। सो आपके पास जो है, अल्फा पार्टिकल आपके पास होगा अल्फा 4, 2, सही। और इस पे जो चार्ज होगा 2+ का चार्ज होगा हमेशा, सही। ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, सही। अल्फा का सिंबल आपको इस तरह से दिखना चाहिए हमेशा, राइट। इसके अंदर आपके पास जो है 2 प्रोटॉन होने वाले हैं, राइट। और इसके अंदर जो है वो 2 न्यूट्रॉन होने वाले हैं, 2 न्यूट्रॉन, सही है। दूसरी चीज हो गई, इसका जो मास है, MR तुम कहते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, वो आपके पास 4U है, सही है। सही है। अब तुम्हें मास से दिख रहा है कि मास जो है वो इसका सबसे ज्यादा हैवी है, तो तुम कह दो कि भाई सबसे ज्यादा ये हैवी है, सही है। अच्छा जनाब, चलो तीसरी चीज, देखो इस पे जो है ना चार्ज है 2+ का। तुमने केमिस्ट्री के अंदर ये चीज पढ़ी होगी कि जिस आयन पे ज्यादा चार्ज होता है, तो अगर तो वो किसी ऐसे मीडियम के अंदर हो जैसे एयर के अंदर हो, तो वो चीजों को आयनाइज करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो इसकी जो आयनाइजिंग कैपेबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। आयनाइजिंग का मतलब है कि अगर एक एक एलिमेंट फॉर्म में कोई चीज है, तो जो दूसरा पार्टिकल है वो उसके एलिमेंट को उसके इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करवाते हैं, राइट। ये आयनाइजेशन हो जाती है, सही। सो इसकी हम कहते हैं कि भाई हाई आयोनाइजिंग पावर, राइट। अच्छा, अब हाई आयोनाइजिंग पावर का मतलब है, तुम ऐसे सोच सकते हो कि तो एक एक जो है ना, एक तुम्हारे अंकल हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ना बातें करते हैं, वो लोगों से बहुत ज्यादा मिलने जुलने लगते हैं, राइट। तो अब जब जो है ना पार्टी खत्म हो जाती है और घर जाने का टाइम आता है, तो उनका सलाम दुआ इतना लंबा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि वो जो है ना मतलब घर के मतलब जो है ना मेहमान खाने से जो है वो दरवाजे तक आने में जो है वो सुबह करा देते हैं, सही है। तुम ऐसे अगर सोचो तो अल्फा पार्टिकल भी उन्हीं अंकल की तरह, सही है, कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज बहुत ज्यादा है, सही है, कि जिसकी वजह से जो है ना वो आसपास के एयर पार्टिकल अगर होंगे ना, तो वो उनको आयनाइज करवाने लगेगा। और जब वो आयनाइज करवाने लगेगा ना, तो वो एयर के अंदर बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकेगा, राइट। तो हम इसके लिए कहते हैं कि उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है, राइट। लीस्ट पेनिट्रेशन पावर, सही। लीस्ट पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी या पावर, जो जो तुम कहना चाहो, सही है। अच्छा जनाब, चलो ये दो चीजें हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है, ये चूंकि इसका मास ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा जो है ना तेज ही चल सकता है, हैवी, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, राइट। तो इसकी जो स्पीड होती है वो कम स्पीड होती है, राइट। लो स्पीड, लो स्पीड, सही है। अच्छा, और अगर तुमने इसको डिफ्लेक्ट कराना है ना, अगर तुमने देखना है कि अच्छा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है या नहीं है, या डिफ्लेक्ट तुमने कराना है कि अल्फा पार्टिकल तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें उसको जो है ना किसी एक डायरेक्शन में मोड़ना है, तो तुम क्या कर सकते हो, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है ना वो पार्टिकल, अगर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो राइट की तरफ बेंड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगा, राइट। सो मैं भी दिखाता हूँ इसको करके ना, शो द डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये हमारे पास हो गई। अच्छा, अब अगर तो तुम्हें ये देखना है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे कहीं है या नहीं है, तो तुम जो है ना, ये तुम्हें 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 पता है कि भाई अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, और चूंकि रेडिएशन, देखो याद रखना, रेडिएशन जो है ना वो हमारे जिंदगी के लिए खतरनाक होती है, राइट।
देखो अल्फा पार्टिकल आयनाइज कर रहा है, अगर तुम्हारे स्किन पे लगेगा ना तो स्किन के जो मॉलिक्यूल है उनको आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा, राइट। बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल के अंदर तुम बैठोगे, तुम्हारे स्किन में इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे, दाने वाने होने शुरू हो जाएंगे, जो है ना, छाले पड़ने शुरू हो जाएंगे, राइट। इस तरह से जो है ना ये अल्फा पार्टिकल, ये हैजर्ड होते हैं, बेसिकली हैजार्डियस होता है। सो ये हैजर्डस होता है, तो ये जो है ना तुम्हारे जो है ना इन्फेक्शन करने लगेगा, राइट। तो इस तरह से भी तुम इसको देख सकते हो, राइट। तो हमारे, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि क्योंकि इसके जो है ना इसका चार्ज सबसे ज्यादा है, तो ये आयनाइज जल्दी जल्दी कर देगा, राइट। अगर फॉरन फॉरन स्किन पे पड़ेगा तो जल्दी जल्दी आयनाइज करने लगेगा, राइट। सो ये प्रॉब्लम है। तो खैर, तो अगर तुमने उससे बचाना है तो उससे बचने के लिए जो है ना तुम इसके लिए कोई थिन सा पेपर भी रख दोगे ना, तो ये तुम बच जाओगे उससे, राइट। सही है। सो अब हमारे पास जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि भाई कैन बी स्टॉप बाय शीट ऑफ few millimeter meter of thickness thickness। ओके। तुम इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे पास जो है ना, तुम कॉपी का पेज होता है ना, तुम उस पेज को रख दो अपने सामने तो तुम बच जाओगे, सही है। सो जैसे तुम्हारे पास जो है ना पेपर, तुम पेपर को ऐसे रख सकते हो, सही है। तो उससे तुम बच सकते हो। स्किन, स्किन जितनी पतली होती है तुम उससे बच सकते हो, राइट। इसी तरह से कोई कोई लीफ है, पत्ता है कोई, उससे बच सकते हो तुम, सही। क्लोथ, पीस ऑफ क्लोथ है, उससे बच सकते हो, राइट। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस एमसीक्यूज के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो तुम्हें ये देखना होगा कोई जो सबसे ज्यादा बारीक चीज होगी ना वो अल्फा पार्टिकल को तो रोक देगी, राइट। अल्फा पार्टिकल तुम तक नहीं पहुंच सकेगा फिर, सही। तो ये तुम्हारे पास हो गया, राइट। बच्चों, ये बात समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? आ रही है समझ। ओके, परफेक्ट। सही है। सो ये हमने कुछ बातें की अल्फा पार्टिकल के बारे में, सही है। अच्छा जी, आज बीटा पार्टिकल को देख लेते हैं, सही है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल मैंने तुम्हें दोबारा से बता रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस, ओके। बिल्कुल हीलियम न्यूक्लियस की तरह हमने दो उसके जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज करवाए हुए हैं, सही है। इस वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अच्छा, याद रखना कि बीटा पार्टिकल जो है ना, बीटा पार्टिकल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, ओके। हमने ऐसे ही उसको शौकियों में नाम दिया हुआ है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, इनके सिंबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए भाई। तुम्हें 2+ का चार्ज नहीं लगाना होता, सही। बट तुम्हें ये चीज आनी चाहिए, सही। तुम्हें ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल तुम्हें आना चाहिए, राइट। इसी जैसे जो बीटा पार्टिकल है वो तुम्हारे पास है बी, बीटा। अब नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है और जीरो, राइट। सो ये हमारे पास आ जाता है, सही है। इसका सिंबल तुम्हें आना चाहिए, ओके। और यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास ये हम इसको कहते हैं कि भाई दिस इज इलेक्ट्रॉन, सही हो गया। अच्छा जनाब, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें कोई भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है बस, सही है। मास इसका सबसे लो मास, ये लोएस्ट मास। सही। अगर तुम याद करो हमने इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर कुछ लिखा था, राइट। 1/1840 करके कोई गंदा सा नंबर लिखा था, ये रहा, सही है। सो ये इलेक्ट्रॉन का मास है, राइट। तो तुम ये चाहो तो वहां पे लिख सकते हो, वरना लीस्ट मास से भी काम चला सकते हो, सही। ये वैल्यूज में बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, लेकिन तुम्हें फिर भी एटलीस्ट जो है ना पेनिट्रेशन पावर, आयनाइजिंग पावर, प्रोटॉन नंबर, सिंबल, ये चीजें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ओके। अच्छा, अब देखो इसके अंदर चार्ज कम है, सही है, तो इसकी आयनाइजिंग पावर कम होगी, राइट। लो आयोनाइजिंग पावर, राइट। लेकिन चूंकि आयनाइजिंग पावर कम है तो इस वजह से वो हवा के अंदर ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। देखो वैक्यूम के अंदर जहाँ पे कोई हवा नहीं हो तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, उसमें सब एक ही स्पीड से एक ही डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं, राइट। मसला एयर के अंदर है, क्योंकि एयर पार्टिकल है तो हर अल्फा बीटा जो है ना वो एयर से टकरा के जाएगा, एयर से जो है ना तुम कह लो कि इंटरफेयर करके जाएगा, तो वो आयनाइज भी करके जाएगा, राइट, छेड़खानी भी करता हुआ जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास जो है अब इसके अंदर चूंकि आयनाइजिंग पावर कम है तो इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, राइट। पेनिट्रेशन का मतलब है कि कितना थ्रू जो है ना ये कितना पार जा सकता है किसी भी एक मीडियम के अंदर, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि
हाई रेडिएशन पावर। सही हो गया। ये हो गई दूसरी चीज। अच्छा, मास इसका बहुत कम है तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, सही। इसकी स्पीड आराम से ज्यादा हो जाती है, सही। सो आप इसको कह सकते हो हाई स्पीड। ओके। अच्छा, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन शो करने की क्या कंडीशन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर हर चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हर हर मूविंग चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। ये हमने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था, राइट। सो इसी चीज को आप उठा के कॉपी पेस्ट करो तो मेरे पास तो अच्छा ऑप्शन है। तुम लोग बेचारों को लिखना पड़ेगा, तो तुम लोग थोड़ी मेहनत कर लो। सही हो गया, क्या आ गया। अच्छा, अब चूंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर थोड़ी ज्यादा है, सही है, थोड़ा दूर तक ये ट्रैवल कर सकते हैं, तो हमने जो है ना इसको स्टॉप, हमने इसको रोकने के लिए जो है ना शीट नहीं बल्कि थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी थिक हमें लेयर चाहिए होगी, सही है। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल तुमने देखी हो, सही है। एल्यूमिनियम फॉइल अगर तुम देखी हो, तुम अब मतलब जो घर में जो एल्यूमिनियम होती है ना जिसको हम खानों पे रैप करते हैं, अगर उसको तुम जो है ना एक दो तीन वो कर दो, रैप कर दो, सही है, मतलब एक दो तीन दफा फोल्ड कर दो, तो वो जितनी थिक हो जाती है तुम उतना उतना समझ सकते हो, राइट। फ्यू सेंटीमीटर के अंदर होनी चाहिए, फ्यू सेंटीमीटर, सही। एक सेंटीमीटर छोटा सा होता है, सही है। सो हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे, सही है। सो ये कैन बी स्टॉप बाय अ शीट ऑफ फ्यू सेंटीमीटर, मिलीमीटर के बजाय तुम कर दो इसको सेंटीमीटर, सही है। सेंटीमीटर, ओके, ऑफ थिकनेस। एंड पेपर और क्लोथ के बजाय हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एल्यूमिनियम, सही है। या हम फाइबर फाइबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही। फैब्रिक, सही है। अच्छा, तुम्हारी मर्जी है, बस तुम्हें तुम्हें रूल रूल ये पता होना चाहिए, देखो रूल ये, सही है। दैट शुड बी फ्यू सेंटीमीटर, ओके। ये रूल है, सही। अब तुम मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक दो आ रही थी, मैंने बता दी। इसके अलावा जो जो भी फ्यू सेंटीमीटर होगी काम चला लेगी। अगर तुमने शीट ऑफ पेपर है ना, तुमने 10 15 पेपर मिलाया कि वो फ्यू सेंटीमीटर बन गया, तो वो बीटा को भी रोक देगी, ओके। यहाँ पे फ्यू मिलीमीटर चाहिए, एक पेपर से भी काम चल जाएगा, राइट। ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा जनाब, आ जाओ भाई, गामा पे आ जाते हैं, सही। बीटा हो गया, गामा पे आ जाते हैं। देखो गामा जो है ना, गामा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सिंबल अगर मैं बनाने की कोशिश करूं गामा की, तो गामा का जो सिंबल होता है वो इस तरह से बनता है, राइट। जीरो एंड जीरो, राइट। इसका ना कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता है, राइट। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। तुमने अगर वेव्स के अंदर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, और अल्ट्रा वायलेट होती है, और विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब होती हैं। तो जो सबसे पहली है ना वो हमारा जो है ना वो हमारा जो है ना वो हीरो है आज का। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे यानी गामा गामा रेडिएशन जो है वो हमारे पास। और तुमने तुमने पढ़ा होगा कि भाई ये ट्यूमर वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, सही है, कैंसर वगैरह के लिए, और तो कैंसर के डिटेक्शन के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है, राइट। ट्यूमर वगैरह के उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, सही है। तुमने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, सही। तो खैर यहाँ पे जो है ये गामा रेडिएशन ये जनरेट होती है कब, कि जब जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जब डिके होता है, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन निकाले, राइट। तो ये हमारे पास हो गई, सही है। अच्छा, कोई मास भी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है। अच्छा, और इसका इसका नो मास, नो मास, नो मास, सही है। अच्छा, इसकी आयनाइजिंग कैपेबिलिटी बहुत लो है क्योंकि वो चार्ज ही नहीं है इस पे, सही है। तो हम कहते हैं लीस्ट आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी या पावर, लीस्ट आयोनाइजिंग पावर, सही है। अब चूंकि किसी को आयनाइज ही नहीं कर रहा, जैसे ही दावत खत्म हुई फौरन मुंह उठा के बाहर आ गया, सही है। इसका ये वाला हिसाब किताब है। तो इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होगी, सही है।
हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। सही हो गया। अच्छा, इसकी स्पीड जो है वो सबसे हाई होगी, हाईएस्ट स्पीड। मुझे तुम में से कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी स्पीड कितनी हो सकती है तुम लोग के ख्याल में? एनीबडी? Sir, 3 times 10 raised to the power 8. उफ, ओ यार, कैसे बच रहा? क्योंकि लाइट और ये सारी वेव्स की एक ही स्पीड होती है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, परफेक्ट, बेहतरीन। सो 3.0 एक्सपोनेंट 8, वेरी गुड, परफेक्ट, राइट। जो इसकी होती है क्या, बीटा पार्टिकल की तकरीबन एक्सपोनेंट 6 या 5 के अंदर होती है, और अल्फा पार्टिकल की 4 3 के अंदर होती है, राइट। बट यू डोंट नीड टू मेमोराइज द स्पीड ऑफ द अल्फा एंड बीटा। गामा की पता होनी चाहिए क्योंकि वो सिलेबस के अंदर है, समटाइम दे भी देते हैं, ओके। अच्छा, सिंस दिस इज नॉट द gamma radiation has no charge, so that is why it won't show any deflection, okay। तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम मतलब तुम्हारे पास जो है, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, राइट। सो नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एंड द रीजन बीइंग कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट सिर्फ चार्ज को करती है, जो है ना, एनर्जी को नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या गामा रेडिएशन इज अ एनर्जी, ओके। ये नो मास है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो इट इज अ एनर्जी, इट इज नॉट अ मास, इट इज अ एनर्जी, ओके। अच्छा जनाब, अच्छा इसको ना हमने रोकने के लिए हम लगाते हैं लेड की मोटी सी शीट। इसके बगैर नहीं रुक सकती, बहुत बदतमीज है, बहुत लंबी जाती है ये, राइट। सो कैन बी स्टॉप स्टॉप्ड बाय थिक लेड शीट, ओके। तुम्हें पता होगा लेड बेसिकली एक मटेरियल हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आता है, सही है। और नहीं, ट्रांजिशन के अंदर आता है, पता नहीं। ग्रुप, हाँ ट्रांजिशन, पता नहीं यार, मैं भूल गया हूँ, ट्रांजिशन के अंदर ही आता है या ग्रुप 7 के अंदर है, ग्रुप 6 के अंदर है, या ट्रांजिशन के अंदर है, मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है, खैर। तो हमारे पास जो है ना, ये हमने कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देख ली, राइट। ये प्रॉपर्टीज तुम्हें ना तुम इसको रट्टा लगा लो तो अच्छा है, सही है। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज वो कभी कभार ना पूछ भी ले जाए तुम्हें तंग करने के लिए, सही है। तो ये तुम्हें अगर आ जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी सुकून में रह जाएगी, सही है। सो ये हमारे पास हो गई। और अच्छा, अब इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरह से है, उनको भी जरा डिस्कस करते हैं, राइट। हमने तकरीबन सारी जो बातें की उसके अंदर ऐसे कोई चीज़ नहीं है मेरे पास जो मैं तुम्हें समझा सकूं। अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पे तकरीबन जो जो चीज़ें थी वो मैंने तुम्हें बता दी है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे पास हैं उसकी मैं तुम्हें शायद पिक्चर शो कर सकूं, मेरे पास पिक्चर हैगी। लेट मी सी। यहाँ पे कहाँ गई, ये रही। अच्छा जी, ओए होए टाइट, ये देखो। देखो ये मेरे पास जो है ना रेडिएशन है, सही है। सब चीज विजिबल है, हाँ। ये मेरे पास रेडिएशन है, सही है। और मैंने नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट लगाई हुई है, सही है। और मेरे पास अल्फा बीटा और गामा, सही, ये 3 रेडिएशन है, तो मैं सब चीजें मेंशन की हुई हैं पिक्चर के अंदर, सही है। और जब ये अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। ये तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुम्हें पता है कि अल्फा पार्टिकल 2+ का चार्ज होता है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होगा, बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होगा, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो वो इससे बेंड हो रहा है। अच्छा, और तुम्हें ये बात भी दिख रही होगी कि अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बीटा पार्टिकल थोड़ा सा जो है ना हल्का जा रहा है, वो जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल देर से अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका रीजन बेसिकली ये है कि अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा भारी है, राइट। तो जो भारी होता है उसको मुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी नहीं मुड़ सकता वरना कल्टी हो जाएगा, गिर जाएगा, समझ लो।
तो बीटा पार्टिकल जल्दी से मुड़ रहा है, अल्फा पार्टिकल हैवी है तो वो देर से मुड़ रहा है। लेकिन गामा देखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, वो अलातूल सीधा सीधा जा रहा है, सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, राइट। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैग्नेटिक फील्ड की मेरे पास पिक्चर नहीं है शायद, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कहीं से मैग्नेटिक फील्ड की पिक्चर मिल जाए, तो उसको भी देखते हैं। बट दूसरी चीज मेरे पास ये है कि ये देखो, ये भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। लुक एट दिस पिक्चर। ओके, ये मेरे पास जो है ना पेनिट्रेशन की थोड़ी सी एग्जांपल है, सही। तुम देख पा रहे हो कि मैंने जो है ना एक पेपर रखा हुआ है। पेपर रखने से मुझे क्या पता चल रहा है कि अब देखो, पेपर से पहले अल्फा पार्टिकल था, पेपर के बाद अल्फा पार्टिकल नहीं आया, ओके। और मेरे पास जो है, जो एल्यूमिनियम जब मैंने रखा तो उससे पहले बीटा पार्टिकल था, उसके बाद बीटा पार्टिकल भी नहीं रहा, राइट। और जो लेड शीट थी, अब देखो लेड शीट अगर मैं फ्यू मिलीमीटर की रखूंगा तो गामा रेडिएशन पास हो रही है, राइट। तुम देख पा रहे हो, फ्यू मिलीमीटर की अगर मैंने रखी है तो गामा रेडिएशन पास हो रही है। तो इसको जो है ना कुछ सेंटीमीटर के अंदर होनी चाहिए, कुछ ज्यादा थिक होनी चाहिए, ओके। तो तब जाके जो है वो तुम्हारे पास जो है वो गामा रेडिएशन रुक पाएगी, राइट, अदरवाइज गामा रेडिएशन पास हो जाएगी, सही। तुम लोग का अगर किसी का हॉस्पिटल चक्कर लगाओ, सही, एक्सरे वगैरह कराने के लिए अगर तुम लोग कभी गए हो हॉस्पिटल, सही है, या सीटी स्कैन करवाने, कभी अगर हॉस्पिटल गए हो तो हॉस्पिटल में जो है ना वो तुम्हें जैकेट एक पहनाते हैं, या ये तो तुम्हें वो जैकेट पहनाते हैं, या तो फिर वो जो है ये तो जो है ना, अगर तुम ऐसे खड़े हुए हो तो वो तुम्हें मतलब अगर पेशेंट तुम नहीं हो, कोई और पेशेंट है, तुम उनके साथ खड़े हो तो वो तब भी जो है तुम्हें जैकेट पहनाते हो, डॉक्टर खुद भी जैकेट पहना होता है। उसके अंदर ना एक मेटल होता है, अगर कभी कभी तुम्हारा चक्कर लगे ना तो तुम इसको जो है ना छू के देखना कि कि उसके अंदर जो है ना कोई एक एक मेटल होगा, सही है? और वो बेसिकली ना मेटल लेड होता है, राइट, ताकि क्योंकि रेडिएशन होती है ना, तुम एक्सरे करवा दो, एक्सरे इज अ रेडिएशन, राइट। ऑल्दो हम यहाँ पे नहीं पढ़े, यानी इलेक्ट्रो, यानी हम डिके के अंदर नहीं पढ़े, लेकिन इट इज अ रेडिएशन, राइट। इसी तरह से सीटी स्कैन कराने जाओगे वहां पे भी रेडिएशन है, राइट। तो उन सब से रेडियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होता है वहां पे जो है ना वो तुम्हें ये जो है ना जैकेट पहनाई जाती है ताकि तुम्हारी बॉडी सेफ रह सके, राइट, वरना उसका डोज बहुत हैवी होता है और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, राइट।